हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। हम मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में या मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में और भारत के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम जनरली उन लोगों की बात करने वाले हैं इस लेक्चर में जो हमारे मध्य प्रदेश से हैं और उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद में जो हमारे मध्य प्रदेश से प्रमुख व्यक्तित्व थे उनके डिस्कस करेंगे। तो पहले और प्रमुख व्यक्ति का नाम 1857 की क्रांति में आता है, तो वो नाम है तात्या टोपे का। तात्या टोपे जी 1857 के नायक थे और 18 अप्रैल को, जस्ट अभी 18 अप्रैल को हमने तात्या टोपे जी का बलिदान दिवस मनाया है। तो हम थोड़ा सा तात्या टोपे सर के बारे में या तात्या टोपे जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो तात्या टोपे का जन्म 16 फरवरी 1814 को हुआ था। कब हुआ था सर? 16 फरवरी 1814 को। कब हुआ था? 16 फरवरी 1884 को कब हुआ था का जन्म हुआ था। 1857 के महान विद्रोह में, जो 1857 की एक महान क्रांति हुई थी, उसमें जो सेना नायक तात्या टोपे का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में एक प्रेरणादायक योगदान रहा था और जो प्रेरणादायक योगदान के लिए जो 1857 की क्रांति शुरू हुई वो 10 मई को मेरठ से हुई थी। मेरठ में 10 मई को स्टार्ट हुई और पूरे जो 10 मई के बाद पूरे समूचे उत्तर भारत में ये क्रांति फैल गई। तो बहुत सारा खून, त्याग और बलिदान की अमर गाथा इस क्रांति के द्वारा लिखी गई और एक भारत की आज़ादी को एक नई दिशा और एक नई मोड़ मिली। उस समय रक्त रंजित और गौरवशाली इतिहास के मंच को में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, राव साहब, बहादुर शाह जफर आदि के विदा होने के बाद करीब 1 साल के बाद विद्रोहियों की कमान संभालते रहे। अब हम बात करते हैं तात्या टोपे के बारे में। तो तात्या टोपे के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ उनके मध्य प्रदेश को आज़ाद कराने के लिए या मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो योगदान 1857 की क्रांति के स्वरूप था, सिर्फ उसी का डिस्कस करेंगे हम लोग, या शॉर्ट डिस्कस मानते हैं या क्विक रिवीजन मानते हैं। तो बात करते हैं तात्या टोपे के जन्म की। 1814 में पूना के एक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में तात्या टोपे का जन्म हुआ था। कौन से परिवार में टोपे का जन्म हुआ था? पूना के ब्राह्मण परिवार में तात्या टोपे का जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? पांडुराव रंग, पेशवा पांडुराव रंग इनके पिताजी का नाम था और पेशवा बाजीराव के दरबार में महत्वपूर्ण पद में थे। पांडुरंग राव तात्या टोपे के पिताजी थे और पेशवा बाजीराव के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद में थे। इनका जो वास्तविक नाम था तात्या टोपे का वो रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग क्या था? तात्या टोपे का नाम था। तात्या टोपे का क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई तथा राव साहब उनके हमजोली थे। हमजोली मतलब साथी थे और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षाएं उन्होंने एक साथ प्राप्त की थी। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने, राव साहब ने और तात्या टोपे ने एक साथ क्या किया था? अस्त्र शस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। 1857 के विद्रोह की हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत में मैंने डिस्कस किया, जैसे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो 10 मई से मेरठ में शुरुआत हुआ और ये 10 मई में मेरठ के साथ साथ चिंगारी के समान या बम फूटने के समान ये समूचे उत्तर भारत में क्रांति की चिंगारियाँ समूचे उत्तर भारत में फैल गई। उसी समय तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय सेनाएं जो कानपुर में थी उसमें विद्रोह में शामिल कर लिया। सर क्या काम किया तात्या टोपे जी ने? तात्या टोपे जी ने किया कि जो कानपुर में जो ईस्ट इंडिया की सेनाएं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उनको विद्रोह में शामिल कर लिया। और एक प्रकार से 1857 की क्रांति जो विद्रोह था ये मुख्यतः कहा जाता है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है,
सैनिक विद्रोह था या विद्रोह सैनिकों के द्वारा शुरुआत किया गया था, लेकिन इसमें धीरे धीरे करके आम जनता ने भाग लिया, राजा महाराजाओं ने भाग लिया। और उसके बाद फिर कानपुर में नाना साहब को सत्तासीन कर दिया। कानपुर में जैसे ही नाना साहब को सत्तासीन किया जाता है और नाना साहब कानपुर से 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता रहे। तात्या टोपे के बारे में बात करने की है हमने, तो शॉर्ट नोट्स आप देख लीजिए। 1814 में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पूना में हुआ था। पिता का नाम पांडुरंग था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई एवं राव साहब हजमोली थे। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 से शुरुआत हुआ था। 8 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिए गए थे और शिवपुरी की एक कोर्ट के द्वारा सजा में मार्शल कैप्टन बांग के द्वारा सजा सुनाई गई थी और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है। 16 फरवरी से 18 अप्रैल 1859, 1814 से 1859 में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। इसके बाद क्या हुआ सर? एक कुशल तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि एक कुशल क्या थे? रणनीतिकार थे। क्या थे सर? कुशल रणनीतिकार थे और बेजोड़ छापेमार योद्धा, असाधारण संगठनकर्ता और साहसी हीरो थे। ठीक है। इन्होंने सिंधियाओं की सेना पे कब्जा किया। क्या किया इन्होंने? सिंधिया की जो सेना थी, ग्वालियर के सिंधिया की सेना थी, इस पर कब्जा कर लिया और इस सेना को अपने ओर पे मिला लिया और फिर ग्वालियर के किले को जीत लिया। लेकिन जो ग्वालियर का किला तात्या टोपे के द्वारा या रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जीता गया था, ये अल्पकालीन रहा और इस सफलता से ह्यूरोज, अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज था, वो आश्चर्यचकित रह गया। सिंधिया तो आगरा भाग गया, लेकिन क्या हुआ कि झांसी की रानी, नाना साहब तथा तात्या टोपा ने विजेता के रूप में ग्वालियर में प्रवेश किया और स्वाधीनता सेनानियों ने इसमें खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ये जो खुशी की लहर थी सर, और अल्पकालिक सिद्ध हुई और 18 जून 1858 को लड़ते लड़ते वीरांगना लक्ष्मीबाई इसी युद्ध में शहीद हो गई। और फिर से जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में शहीद होती है, 1858 में फिर से अंग्रेज इस पे कब्जा कर लेते हैं। फिर से अंग्रेज ग्वालियर पे अधिकार कर लेते हैं। तो ग्वालियर की पराजय से तात्या साहब घबराए नहीं। तात्या साहब ग्वालियर में पराजय हो तो गई, लेकिन ग्वालियर में ये घबराए नहीं और ये खुद अकेले युद्ध लड़ते रहे। छापामार युद्ध लड़ा। इनके युद्ध का जो तरीका था, जनरली क्वेश्चंस में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि छापामार युद्ध का किस क्रांतिकारी के द्वारा लड़ा जाता था। तो छापामार युद्ध जो लड़ा जाता था, हमारे तात्या टोपे जी के द्वारा लड़ा जाता था। ग्वालियर से निकल के विशाल भूभाग, उन्होंने फिर, अब ग्वालियर हार गए थे, ग्वालियर में छापामार युद्ध लड़ा और अंग्रेजों के सेनापतियों के छक्के छुड़ाए। लेकिन सर क्या होता है, एक अकेला शेर क्या कर सकता है? एक अकेला शेर तो कुछ नहीं कर सकता। कुत्तों के झुंड में एक अकेला शेर भी आ जाए तो शेर पे कुत्ते हावी हो जाते हैं। सेम सिचुएशन तात्या साहब के साथ भी हुई, तात्या टोपे साहब के साथ भी हुई। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर से निकलकर केंद्रीय भारत के विशाल भूभाग, मालवा क्षेत्र, खानदेश, राजस्थान, गुजरात और विंध्याचल पहाड़ी के जंगलों पर और अरावली पर्वतों पर तहलका मचाए रखा। कई बार 8 दिशाओं से उन्हें घेरने का अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया, पर वे विलक्षण रणनीति के साथ अंग्रेजों के चंगुल से साफ बच निकले। उनके मित्र नरवर के मानसिंह, सर क्या होता है कि कब नरवर के मानसिंह ने विश्वासघात किया। अगर नरवर के मानसिंह विश्वासघात नहीं करते तो तात्या टोपे जी को फांसी 8 अप्रैल को सोते हुए गिरफ्तार नहीं किया जाता और उन्हें फांसी नहीं होती। ठीक है। तो 15 अप्रैल को शिवपुरी के कोर्ट में पेश किया गया और 18 अप्रैल 1859 को शाम 5 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में भारत के इस महापुरुष को या एक महान पुरुष को फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार तात्या टोपे जी के जीवन का अंत हुआ। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख व्यक्ति है और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब हम अगले जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर अगले जो
व्यक्ति हैं वो उनकी बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुख व्यक्तित्व में आता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी को 19 नवंबर वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ। कब हुआ? 19 नवंबर 1828 को लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ। और लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका नाम होने की वजह से प्यार से मणिकर्णिका को मनु के नाम से पुकारा जाता था। क्या कहा जाता था? मनु के नाम से पुकारा जाता था। मणिकर्णिका को मनु के नाम से जाना जाता था। और माँ का नाम जो था वो भागीरथी बाई था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई, क्या नाम है? मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई की पुत्री जो हुई उनका नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका को ही प्यार से मनु करके बुलाया जाता था। ठीक है। इनकी जो माता थी बहुत ही संस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की महिला थी। मनु की बचपन में ही इनकी माँ का निधन हो गया, किंतु घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए इनके पिता मनु ने को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कह के बुलाने लगे। चंचल और सुंदर मनु छबीली कह के बुलाने लगे। तो मनु को ने बचपन से शास्त्रों की शिक्षा और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। 1842 में उनकी जो विवाह हुआ वो झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। तो लक्ष्मीबाई के बारे में हम थोड़ा सा शार्ट डिस्कस करते हैं। तो जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है। स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम मणिकर्णिका मनु है। पिता का नाम मोरोपंत तांबे जी है। माता का नाम भागीरथी देवी है। शिक्षा शस्त्रों की और शास्त्रों की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। गंगाधर राव नेवालकर के साथ इनका विवाह होता है। विवाह के बाद वह झांसी की रानी बनती हैं। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई होता है और उनके पति की मृत्यु शादी के कुछ समय बाद 21 नवंबर 1853 को हो जाती है। उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र लिया। विद्रोह 7 जून 1857 को झांसी में विद्रोह शुरू होता है और अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज के खिलाफ ये युद्ध लड़ती है और 18 जून 1857 को इनका बलिदान हो जाता है। सन 1851 की बात करते हैं सर। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म तो दिया था, किंतु इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया। स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने के कारण उन्होंने दत्तक पुत्र लेने की सलाह दे दी गई। 1853 में राजा गंगाधर राव का बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्होंने दत्तक पुत्र लिया। 21 नवंबर की बात है, 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा जाता है। रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को लॉर्ड डलहौजी ने गंगाधर का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और रानी को 5,000 रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित कर दी। 7 जून 1857 में झांसी में विद्रोह हो गया। झांसी पर रानी का पुनः कब्जा हो गया और जो 10 माह तक चला। 10 माह तक झांसी की रानी वहाँ पर शासन करती हैं। उसके बाद ह्यूरोज ने रानी से आत्मसमर्पण के लिए कहता है, लेकिन भारतीय नारी तो भारतीय नारी है, ना कभी आत्मसमर्पण की है, ना करेंगी, ना की थी, ना करेंगी। तो ह्यूरोज रानी को आत्मसमर्पण के लिए कहते हैं, लेकिन रानी आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकराते हुए ह्यूरोज से युद्ध करने का या ह्यूरोज से सामना करने का साहस करती है और 18 जून 1858 का रानी देश के लिए बलिदान हो जाती हैं। ह्यूरोज ने कहा था, विद्रोहियों में अगर कोई जवां मर्द था तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। मतलब ह्यूरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को जवां मर्द की संज्ञा दी गई है। अब हम रानी लक्ष्मीबाई के मरणोपरांत भारत की स्वतंत्रता में मध्य प्रदेश से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में डिस्कस करेंगे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेना नायक रहे। इनका जितना भी स्मरण करें उतना भारतीय स्वतंत्रता के लिए कम है। भारत के राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के आदिवासी ग्राम भाभरा जिले
भाभरा में 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ। और भाभरा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक गांव है। झाबुआ जिले का अभी वर्तमान में अलीराजपुर जिले में आता है। बाल्यकाल से ही अपनी वीरता व साहस का परिचय देने वाले चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो अपने माता पिता को छोड़कर बनारस में रहने लगे, जहां उनके फूफा जी शिव विनायक मिश्र रहा करते थे। क्या पिता और माता के पास न रह के ये अपनी बुआ और फूफा जी शिव विनायक मिश्र के पास में बनारस में रहने लगे। यहीं से संस्कृत विद्यापीठ से इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। बचपन में ही इनके पिता पंडित सीताराम जी का स्वर्गवास हो गया था। माता जगरानी ने इनका पालन पोषण किया। मेनली इनके फूफा जी के पीछे या इनके फूफा जी के पास जो भेजने का कारण बनता है, इनके पिताजी का स्वर्गवास होता है। अब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलन में शामिल हुए और इनको 15 बेतों की सज़ा मिली स्टार्टिंग में तो। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी हम कुछ शॉर्ट डिस्कस करते हैं। 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ। बनारस से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और सीताराम जी इनके पिता थे। आज़ादी के संघर्ष के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े और 15 बेतों की पहली सज़ा पाई। अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने अपना नाम बताया आज़ाद, पिता का नाम बताया स्वाधीनता और घर बताया जेल खाना। इस प्रकार से इनका नाम आज़ाद रखा गया। और केस इन पे जो केस चलाया गया था, काकोरी कांड षड्यंत्र चलाया गया था। इन्होंने अपनी एक हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी के नाम से एक पार्टी गठित की थी और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और एक बम कांड इनके द्वारा किया गया था, वो बम कांड था असेंबली पे बम फेंकने का था। तो सर बालक चंद्रशेखर से जब उनके व्यक्तिगत जानकारी ली गई, जब स्वाधीनता महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर ये स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए और इन्होंने 15 बेतों की सज़ा दी गई। तो 15 बेत खाते खाते बालक अवस्था में, बाल्यकाल की अवस्था में इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वाधीनता बताया और घर जेल खाना बताया। इस अल्प आयु 14 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय भावना के लिए पहली बार सजा प्राप्त की और इस अग्नि परीक्षा में सम्मान सहित उत्तीर्ण होने पर के पश्चात ही वे चंद्रशेखर आज़ाद कहलाने लगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम में बनारस के क्रांतिकारियों का गढ़ था। सर ये जो बनारस था ना, शुरू से क्रांतिकारियों का गढ़ था और यहाँ पे मन्य थनाथ गुप्ता तथा प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए। किसके संपर्क में आए? मंथनाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी ये हिंदुस्तान प्रजातंत्र के सदस्य बने। सबसे पहले इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की थी, इनकी पार्टी का नाम था हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ। ठीक है सर, क्या हुआ फिर इसके बाद ये काकोरी कांड में शामिल हुए, किंतु पुलिस वालों ने से चकमा देके भागने में सफल रहे। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में क्रांतिकारी भावनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ओरछा आ जाते हैं और क्रांति सूत्रों को जोड़कर आज़ाद ने एक सुदृढ़ क्रांतिकारी संगठन बना डाला। अब इसकी पार्टी का नाम हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र रखा। ठीक है, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना था और उस सेना के कमांडर इन चीफ थे। साइमन कमीशन के विरोध में के प्रदर्शन पर निकाले गए जुलूस में लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने वाले एक पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने वाले एक पुलिस अधीक्षक ने सैंडर्स को मृत्युदंड देने का निश्चय आज़ाद और उनकी पार्टी ने किया। जो हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी थी, इन्होंने सैंडर्स को मारने के लिए का प्लान बनाया और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई। कब हत्या कर दी गई सर? सैंडर्स की हत्या कर दी गई। जैसे ही सैंडर्स की हत्या की जाती है, उसके बाद आज़ाद के सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 की बात है, दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम का विस्फोट किया। फिर 27 फरवरी 1931 को
इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद पुलिस के द्वारा घेर लिए जाते हैं और अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने स्वयं को एक आखिरी उनके पिस्टल में या बंदूक में गोली बची थी, आखिरी गोली स्वयं को मार ली और एक प्रकार से मध्य प्रदेश का एक महान क्रांतिकारी योद्धा या एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का इस टाइप से बलिदान हो गया और उन्होंने अपने नाम को आज़ाद की तरह ही रखा, आज़ाद को आज़ाद रहने दिया। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सादत खां की। सर, सादत खां मालवा में होलकर वंश के सैनिक सादत खां ने 1857 की क्रांतियों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सादत खां तुकोजी राव होलकर के तोपखाने के प्रमुख तोपची थे। क्या थे ये? जो प्रमुख तोपची थे, ये तोप चलाते थे। किसके? तुकोजी राव होलकर के तोप चलाते थे। सादत खां ने अपने तोपखाने को गोलाबारी करने का आदेश दिया, जिसमें 29 अंग्रेज मारे गए। सादत खां के फायर से इंदौर रेसिडेंसी के कर्नल ड्यूरेंट का कान और गले का कुछ हिस्सा उड़ गया। ड्यूरेंट भाग गया, जिससे सादत खां और उसके साथियों ने इंदौर पर कब्जा कर लिया। सादत खां को 20 वर्ष बाद 1874 में झालावाड़ राजस्थान में पकड़ा गया और 1 अक्टूबर 1874 को इंदौर में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के क्रम में हम अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ओर चलते हैं, जो मध्य प्रदेश से थे और हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वो कुंवर चैन सिंह के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर में कोई अगर पहला शहीद हुआ था तो कुंवर चैन सिंह थे। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के पहले क्या कहते हैं शहीद थे। नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। ये भोपाल के निकट नरसिंहगढ़ रियासत है, इसके राजकुमार थे। 24 जुलाई 1824 को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा इन्होंने और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये 1857 की क्रांति से पहले ही सर इन्होंने युद्ध की बगावत अंग्रेजों के खिलाफ कर दी थी नरसिंहगढ़ रियासत से। और 24 जुलाई 1824 को ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 1857 के सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम में 33 वर्ष पूर्व की यह घटना कुंवर चैन सिंह को इस अंचल के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 में सीहोर स्थित कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रारंभ किया है। सन 1818 की बात करते हैं हम, तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोपाल के तत्कालीन नवाब से समझौता करके सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित की थी। इस छावनी स्थापित करने के साथ क्या हुआ सर, कंपनी के द्वारा एक पॉलिटिकल एजेंट मेडाक को इन फौजियों का प्रभारी बना दिया गया। कुंवर चैन सिंह के जो दरबार थे, इसमें कंपनी के द्वारा एक पॉलिटिकल एजेंट मेडाक था। इस मेडाक को फौजियों का क्या बना दिया गया, हेड बना दिया गया या प्रभारी बना दिया गया। तो इस फौजी टुकड़ी का वेपन भोपाल के शाही खजाने से ही दिया जाने लगा। कहाँ से दिया जाने लगा सर? भोपाल के शाही खजाने से ही इसका वेतन दिया जाने लगा। तो समझौते के तहत पॉलिटिकल एजेंट मेडाक को भोपाल सहित नज़दीकी नरसिंहगढ़, खिलचीपुरी, राजगढ़ रियासत से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए गए। इस पहले से नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार या युवराज कुंवर चैन सिंह ने गुलामी की निशानी मानते हुए स्वीकार नहीं किया और इस रियासत के दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम बोरा अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो यह पता चलते ही इन दोनों को कुंवर चैन सिंह ने मरवा दिया या मार दिया। मेडाक ने चैन सिंह को अपने सामने उपस्थित होने का संदेशा भेजा। बैठक में मेडाक ने कुंवर चैन सिंह को हत्या के अभियोग से बचने के लिए 2 शर्तें रखी। कुंवर चैन सिंह के सामने पहली शर्त थी, या तो नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे, या दूसरी शर्त यह थी कि क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की पूरी फसल सिर्फ अंग्रेजी को ही बेची जाए। 2 शर्तों में से कुंवर चैन सिंह ने दोनों ही शर्तें ठुकरा दी, पर मेडाक ने उन्हें 24 जून 1824 को सीहोर पहुंचने का आदेश दिया।
अपने बदनीयत का अंदेशा होने के बाद भी कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ से अपने विश्वसनीय साथी सारंगपुर निवासी हिम्मत खान और बहादुर खान सहित 43 सैनिकों के साथ सीहोर पहुंचे। मैडाक और कुंवर सिंह के मुट्ठी भर साथियों ने शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजी की फौज से डटकर मुकाबला किया और लड़ते लड़ते कुंवर चैन सिंह और उनके साथी जो 43 सैनिकों के साथ हिम्मत सिंह और बहादुर सिंह, ये चारों 43 2 45 और एक 46 लोगों के यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार इस रियासत का भी एंड होता है और ये रियासत अंग्रेज़ों के अधीन चली जाती है। अब हम अगली बात करते हैं हमारे अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की या अगले शहीद की। तो अमर शहीद महाराणा बख्तावर सिंह का नाम अगला आता है। तो अमर शहीद राणा बख्तावर सिंह के बारे में हम बात करते हैं। तो अमर शहीद राणा बख्तावर सिंह स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा थे। इनका जो जन्म था अजमेरा के महाराजा, कहाँ के महाराजा? अजमेरा के महाराजा अजीत सिंह एवं महारानी इंद्र कुंवर की संतान के रूप में 14 दिसंबर 1824 को हुआ था। पिता महाराजा अजीत सिंह कहाँ के राजा थे? अजमेरा के राजा थे। अजीत सिंह की मृत्यु के बाद 21 दिसंबर 1831, मतलब बहुत अल्प आयु में, सर 7 साल की आयु की बात करते हैं, 7 साल में 7 वर्ष की आयु में बख्तावर सिंह सिंहासन रूढ़ हुए, सत्ता पर बैठे और इंदौर से इन्होंने शिक्षा समाप्ति के पश्चात बख्तावर सिंह स्थायी रूप से अजमेरा लौट आए। ठीक है, जैसे ही इंदौर से ये अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर बख्तावर सिंह अजमेरा लौट आते हैं। 1856 में अंग्रेजों को संपूर्ण मालवा एवं गुजरात से बाहर खदेड़ने के उद्देश्य से पढ़े लिखे महाराजा शहीद महाराणा बख्तावर सिंह 1856 में मालवा एवं गुजरात से बाहर खदेड़ने के उद्देश्य से सामूहिक क्रांति की योजना तैयार करते हैं और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अजमेरा के राजा बख्तावर सिंह ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मालवा क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। अजमेरा की ब्रिटिश विरोधी तैयारी की भनक अंग्रेजों को मिलने से उन्होंने समीपस्थ भोपावर और सरदारपुर में अपनी सैन्य छावनी कायम कर ली थी। अब सर सैन्य छावनी इन्होंने कायम कर ली। इसके बाद अजमेरा की सेना ने सर्वप्रथम 2 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का संक्रांत किया। कब किया सर? 2 जुलाई 1857 को। कब किया? 2 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का संक्रांत किया। अब इस क्रांति के संक्रांत के बाद क्या होता है कि एक दिन की बात है, महाराणा बख्तावर सिंह के मार्गदर्शन में भोपावर छावनी पर अंग्रेजों को भागकर अपने अधिकार क्षेत्र कर लिया। अंग्रेजों को भगाकर अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 2 जुलाई 1857 में भोपावर की अंग्रेज छावनी को भगा तो दिया, लेकिन क्या हुआ कि अजमेरा के राजा गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 31 अक्टूबर, सर 2 जुलाई 1857 की बात हुई थी, अब 3 महीने बाद आई 31 अक्टूबर 1857 को। तो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या काम किया? धार के किले पे आक्रमण करते हैं और इनके कब्जे में ले लेते हैं। धार का किला अपने कब्जे में ले लिया। फिर नवंबर 1857 को कर्नल डूरंड ने अजमेरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन ब्रिटिश सेना में अजमेरा की क्रांति सेना के आतंक व दबदबे के कारण वहां से सेना आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि बाद में लेफ्टिनेंट हचिंसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की एक पूरी बटालियन 8 नवंबर 1857 को अजमेरा भेजी गई। धार में रुके कर्नल डूरंड को भी बख्तावर सिंह के लालगढ़ में होने की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। वह जानता था कि बख्तावर सिंह को सीधे गिरफ्तार करना खतरे से खाली नहीं है, अतः उसने चाल चलकर अजमेरा रियासत के 1-2 प्रभावशाली लोगों को जागीर का लालच देकर उनके माध्यम से बख्तावर सिंह को संधि वार्ता के लिए धार लाने के लिए लालगढ़ भेजा। 11 नवंबर 1857 को अपने सैनिकों के मना करने के बाद भी यह मालवा का वीर अंग्रेजों के जाल में फंस गए और उनको गिरफ्तार कर महू ले जाया गया, जहां पे राजा बख्तावर सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 10 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई। ऐसे अंग्रेजों ने सर जितने भी हम मध्य प्रदेश के अंदर के क्रांतिकारी देख रहे हैं, मालवा के क्षेत्र के क्रांतिकारी देख रहे हैं, शहीद आज़ाद की बात करें, महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अंग्रेजों ने एकाएक हमारे देश पे कब्जा नहीं किया। हमारे देश में कुछ लोगों को सत्ता का लालच दिया। सत्ता का लालच देने के बाद
हमारे देश के कुछ ये आस्तीन के सांपों की वजह से हमें अपना भारत देश अंग्रेजों को गंवाना पड़ा, ऐसा आप देखते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, या इसी क्रांतिकारियों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम मोहम्मद अब्दुल हफीज मोहम्मद बरकतुल्ला, जो भोपाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे, हम उनके जिनके नाम पे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता, क्रांतिकारी और गदर पार्टी के नेता थे। कौन सी पार्टी के नेता थे सर बरकतुल्ला जी? गदर पार्टी के नेता थे। इनका जो जन्म था 7 जुलाई 1854 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, अफगानिस्तान, जापान में भारतीयों के बीच इन्होंने अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध बगावत की चिंगारी भरी। अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, अफगानिस्तान, जापान में भारतीयों के बीच, सर इतने सारे दोस्तों में इन्होंने भारतीयों के बीच में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध बगावत की चिंगारी भरी और विश्व के बड़े नेताओं से हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई के लिए मदद की मांग करते रहे। इन्होंने मदद मांगी और 1915 में तुर्की और जर्मनी की सहायता से अफगानिस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रही गदर लहर में भाग लेने के वास्ते बरकतुल्ला अमेरिका से काबुल और फिर काबुल के साथ अफगानिस्तान पहुँचे। इस तरीके से 1915 में इसको मैंने स्लाइड में नहीं लिया है, तो 1915 में तुर्की और जर्मन की सहायता से अफगानिस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रही गदर लहर में भाग लिया और बरकतुल्ला अमेरिका से काबुल आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान के काबुल में आते हैं। और 1915 में मौलाना, उस समय सर काबुल हमारे भारत का ही भाग हुआ करता था, अखंड भारत का ही भाग था। तो 1915 में मौलाना बरकतुल्ला को भारत का अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया सर, देखिए। और राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। हमने भारत की अंतरिम सरकार का इन्होंने गठन किया और राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप, और 1915 में मौलाना बरकतुल्ला को भारत की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1927 में जब वे अमेरिका पहुंचे तब न्यूयॉर्क में बीमार पड़ गए। कैलिफोर्निया के मेरी वाले नामक स्थान पर 27 सितंबर 1929 को इनका निधन हो गया और 1988 में भोपाल विश्वविद्यालय का जो नाम था वह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय रखा गया। तो सर हो सकता है कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कब रखा गया? तो 1988 में रखा गया। और बरकतुल्ला जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यूएसए में हुई थी। और यूएसए में कहाँ पे हुई थी? तो सर यूएसए अमेरिका के पहुँचे न्यूयॉर्क में हुई थी सर, सॉरी न्यूयॉर्क में बीमार पड़े थे, सॉरी क्या हुआ 1927 में ये भारत से रिटर्न जाते हैं अमेरिका। कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क में ये क्या होते हैं? बीमार होते हैं। कहाँ पे बीमार होते हैं? न्यूयॉर्क में बीमार होते हैं। लेकिन इनकी जो मृत्यु होती है वो न्यूयॉर्क में ना होके कहाँ पे होती है? कैलिफोर्निया में होती है। कहाँ पे होती है? कैलिफोर्निया में इनकी डेथ होती है। और कब होती है सर? 27 सितंबर 1927 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब 1988 में भारतीय बरकतुल्ला विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। तो अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में या फिर हमारे भारत की स्वतंत्रता में कुछ महान शासकों के बारे में, मध्य प्रदेश के महान व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम प्रमुख आता है। या मालवा क्षेत्र में हम किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं इतिहास में, तो देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम प्रमुख है। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर का एक महान शासक थी और मालवा प्रांत की महारानी थी। लोग उन्हें राजमाता अहिल्या देवी होलकर नाम से भी जानते हैं। अब इनका जो जन्म था वह महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर? चोंडी गांव में हुआ था। कहाँ पे? चोंडी गांव में। और ये चोंडी गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और जन्म कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। 1775 ईस्वी में महाराष्ट्र के चोंडी गांव में अहिल्याबाई होलकर का जन्म होता है। और इनके जो पिता का नाम था मनकोज शिंदे था। इनका शिंदे खुद धननगर समाज से थे,
धनगर समाज से थे, जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। मतलब एक गांव के पटेल साहब थे, धनगर समाज थे इनके पिताजी, और पटेल की भूमिका निभाते थे। इनके पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ाया लिखाया, और अहिल्याबाई का जीवन बहुत साधारण तरीके से गुजर रहा था, लेकिन एकाएक भाग्य ने पलटी खाई और 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की ये रानी बन गई। ये बहुत साधारण तरीके से जीवन गुजार रही थी मैडम जी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इनके जीवन ने थोड़ा सा पलटी खाई और ये मालवा की रानी बन गई। युवा अहिल्याबाई के चरित्र और सरलता ने मल्हार राव होलकर को प्रभावित कर दिया, और वे पेशवा बाजीराव की सेना में एक कमांडर के तौर पर काम किया करते थे। पेशवा बाजीराव की सेना में एक कमांडर के तौर पर मल्हार राव होलकर काम किया करते थे। उन्हें अहिल्या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने शादी अपने बेटे खांडे राव से करवा दी। अहिल्या जी की शादी खांडे राव से करवा दी। पेशवा बाजीराव की सेना के कमांडर की बहू बनती है ये। उसके बाद फिर अहिल्याबाई एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय के होलकर राजघराने में पहुंची, और 1754 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1754 को इनके पति की मृत्यु हो जाती है और कुंभेर की लड़ाई में होती है। ऐसे में अहिल्याबाई पर सारी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई और प्रभावी तरीकों से इन्हें अंजाम दिया। प्रभावी तरीकों से अंजाम देने के बाद इन्होंने प्रभावी तरीके से इन्होंने अंजाम दिया। अब हम अहिल्याबाई के बारे में थोड़े से शॉर्टकट में याद रखने लायक चीज़ें बताते हैं कि इनका जो जन्म था 1725 ईस्वी में हुआ था। इनके पति की मृत्यु 1754 ईस्वी में हुई थी। स्थान चौड़ी गांव महाराष्ट्र में हुआ था। मनकोजी सिंधे इनके पिता था। खंडे राव जी के साथ मालवा घराने में होलकर राजघराने में इनका विवाह हुआ था। इनके मालेराव पुत्र थे और मुक्ताबाई पुत्री थी। 27 मार्च 1761 को पुत्र मालेराव का निधन हो जाता है। 27 मार्च 1767 को शासक बनती है और इनका जो निधन है 13 अगस्त 1995 को होता है। देवी अहिल्याबाई के पुत्र का नाम था मालेराव और पुत्री का नाम था मुक्ताबाई। ठीक है। देवी अहिल्या के प्रजा प्रेम, प्रशासन क्षमता और उदारता और धर्मनिष्ठा से लोग उन्हें देवी कहने लगे। जो देवी की उपाधि देवी अहिल्याबाई को दी गई है, ये देवी की उपाधि देने के पीछे प्रजा प्रेम, शासन दक्षता, उदारता और धर्मनिष्ठा है। ठीक है। मालेराव भी पिता की तरह दुर्व्यसनी हो गया था और 27 मार्च 1767 में मालेराव का निधन हो गया। मुक्ताबाई का जो विवाह था, पुत्री मुक्ताबाई का विवाह था, वो यशवंत फड़से से हुआ, जिन्हें एक पुत्र हुआ था, लेकिन पुत्र के निधन के कारण मुक्ताबाई का भी निधन हो गया। देवी अहिल्या को किसी का भी सहारा नहीं बचा, अतः देवी अहिल्या ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली। एक तो पुत्र भी मर गया, पुत्री भी मर गई, बचा दामाद। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, तुकोजी राव को उन्होंने बुलाया और पेशवाओं से सूबेदारी के अधिकार उन्होंने तुकोजी राव को दिला दिए। देवी अहिल्या ने राजकाज अपने हाथों में रखकर होलकर की सेना की व्यवस्था तुकोजी राव को दे दी। देवी अहिल्या ने देश भर में देवालयों, तीर्थों, नदी घाटों का प्रबंध किया। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में देवी अहिल्या ईश्वर के चरणों में लीन हो गई। मध्य प्रदेश सरकार उनके सम्मान में इंदौर विश्वविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कर दिया। देवी अहिल्या राष्ट्रीय सम्मान 1956 में मध्य प्रदेश द्वारा दिए जाने वाला प्रमुख सम्मान है, जो देवी अहिल्याबाई के सम्मान में दिया जाता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस वीडियो के साथ साथ हमने कुछ इसमें जानकारी ली और हमने कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी वीरों के बारे में या मध्य प्रदेश के कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगले सेशन में पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ साथ माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रानी दुर्गावती,
सुमित्रा महाजन, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, उमा भारती, कैलाश चंद्र जोशी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, इन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आधुनिक युग के या 1900 ईस्वी के बाद के जन्म हुआ है जिनका। और इन्होंने भी कुछ इनमें से कुछ जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हुए, इनमें से कुछ ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है और कुछ सैनिकों ने अपना, और कुछ ने भारतीय राजनीति के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इस प्रकार से हम इन सभी को ख़त्म करेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की यूनिट नंबर 1 का एक पोर्शन है, सबसे लास्ट पोर्शन यूनिट नंबर 1 का, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के इस बारे में बात हो जाएगी और मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जिससे जो ये हमने डिस्कस किया है वो आपको आसानी से याद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।